गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को शादी करने से रोक रहा है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फिर इसके बाद हमने देखा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हम किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करने से भी नहीं रोक सकते। इसके भी लेकिन कुछ एक्सेप्शंस देखे हमने, जिसमें हमने देखा कभी कभी हम रोक सकते हैं। पहला एक्सेप्शन था जो सेल ऑफ गुडविल, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। दूसरे पार्टनर्स एग्रीमेंट, इसमें हमने देखा अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स कवर होते हैं और सेम प्रकार के एग्रीमेंट एलएलपी एक्ट के हिसाब से भी किए जा सकते हैं। फिर लीगल डिसीजंस के बेसिस पे ट्रेड कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमारा एम है बेटर सर्विस प्रोवाइड करना, रेगुलेट करना एंड नॉट टू रिस्ट्रेंट इट, या मोनोपोली क्रिएट नहीं करना चाहते, तो ये वैलिड होता है। नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट, ये भी वैलिड होते हैं। अगर हम कोई नेगेटिव कंडीशन रखते हैं कि जब तक तुम हमारे यहाँ काम कर रहे कहीं और काम नहीं करोगे, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट हमने देखा, जिसमें हमने देखा एक व्यक्ति एग्री करता है मैं सिर्फ तुम्हारे ही प्रोडक्ट्स बेचूंगा और किसी के प्रोडक्ट्स में डील नहीं करूंगा, तो ये हमने देखा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, रिस्ट्रेंट यानी अगेन रोकना, ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जिसमें किसी व्यक्ति को हम लीगल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। जैसे समझो मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और उसमें लिख दिया मैंने कि अगर हमारे बीच झगड़ा होता है तो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है कि अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको कोर्ट जाने का और न्याय पाने का अधिकार रहता है। सो हर व्यक्ति को ये राइट है। अगर आप ये राइट छीनना चाहेंगे किसी एग्रीमेंट के द्वारा तो ये नहीं किया जा सकता। अगेन ध्यान रखो, हम किसी के राइट्स छीन नहीं सकते, बट हम खुद के राइट जरूर छोड़ सकते हैं। जैसे मैं खुद ऐसा एग्री कर सकता हूँ, मैं आप पे केस फाइल नहीं करूंगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं जिसमें फॉरबियर किया जाता है, मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लूंगा, केस फाइल नहीं करूंगा, ये वैलिड रहेगा क्योंकि मैं अपने अधिकार छोड़ रहा हूँ। बट मैं आपको बोलूंगा आप मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, तो ये वॉइड रहेगा। सो हम दूसरे के अधिकार छीन नहीं सकते, खुद के अधिकार जरूर त्याग सकते हैं। और इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कई बार होते हैं, जैसे समझो भाई भाई के बीच में झगड़ा है तो एक भाई दूसरे को बोलता है तू मुझे इतना पैसा दे दे, मैं प्रॉपर्टी से अधिकार छोड़ता हूँ और तेरे ऊपर एक्शन नहीं लूंगा। सो ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं जिसमें वो खुद पैसा ले रहा है और बोल रहा है मैं तुम पे एक्शन नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आप मेरे पे एक्शन नहीं लोगे तो ये वॉइड रहेगा। सो हम दूसरे के राइट्स छीन नहीं सकते, खुद के राइट जरूर त्याग सकते हैं। सो वही पॉइंट सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि ये भी एग्रीमेंट्स वॉइड हैं। ये कौन से एग्रीमेंट्स हम पढ़ रहे हैं जो स्पेसिफिकली वॉइड करके बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो शुरुआत में मैंने बताया था आपको कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली बोले गए हैं कि अगर आप ये कर भी लोगे तो भी आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड या लीगल प्रोफेशंस, लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये सब क्या है, ये सब वॉइड एग्रीमेंट्स में कवर होंगे क्योंकि स्पेसिफिकली दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भले इसमें बाकी सब चीज़ें रहे, पार्टीज कॉम्पिटेंट रहे, कंसीडरेशन रहे, सब है, तो भी ये एग्रीमेंट्स वॉइड रहते हैं। सो सेक्शन 28 डिक्लेयर्स वॉइड 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट टू टेक रिकोर्स टू लीगल प्रोसीडिंग्स। तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स लेने से रोक रहे हैं, जो रिस्ट्रेन कर रहे हैं पार्टीज को टू टेक रिकोर्स टू लीगल प्रोसीडिंग, तो एक्शन लेने से, लीगल एक्शन लेने से जो रोक रहे हैं। इसमें पहला एग्रीमेंट जो है जो सीधा सीधा मना करता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, मेरे और आपके बीच अगर झगड़ा होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये एग्रीमेंट सीधा सीधा वॉइड है। सो विच आउस्ट, आउस्ट यानी रिमूव्स, जो रिमूव कर देता है, रिमूव्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का अधिकार ही खत्म कर दिया, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही खत्म हो गया कि अगर हमारे बीच में झगड़ा होगा तो कोई कोर्ट यहाँ एक्शन नहीं ले सकेगा, आप कोर्ट नहीं जा सकोगे। ऐसे एग्रीमेंट्स अगर रहेंगे तो ये वॉइड रहेंगे। द एग्रीमेंट्स विच आउस्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन ट्राइंग लीगल डिस्प्यूट, तो लीगल डिस्प्यूट है और आप कोर्ट जाना चाहते हैं बट मैं आपको बोलता हूँ आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। तो हर व्यक्ति को अधिकार है, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो न्याय पाने के लिए कोर्ट जा सकता है। दूसरा, जिसमें आप सीधा सीधा रोक तो नहीं रहे बट आप उसका टाइम लिमिट कम कर दे रहे हैं। सो लीगली टाइम लिमिट मिलता है, जैसे समझो मनी डेट है, अगर पैसा रिकवर करना है तो 3 साल का। अगर मेरा और आपका कोई झगड़ा हो गया, मैंने पैसा लिया था आपको नहीं चुका रहा हूँ, तो जिस दिन रिकवर करने का राइट था वहां से 3 साल तक आप एक्शन ले सकते हैं, ये आपका राइट है।
बट मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया आपको अगर एक्शन लेना है तो सिर्फ 1 साल के अंदर एक्शन ले सकते हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका जो राइट है वो कम कर रहा हूँ। आपका राइट है आप 3 साल तक एक्शन ले सकते हैं, बट अगर मैं बोलूँगा 1 ही साल तक आप एक्शन ले सकोगे तो ये वॉइड रहेगा। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ 1 साल तक का लिमिट दे दिए और कर्टेल कर दिए। कर्टेल करना मीन्स कट शॉर्ट, कम करना। तो एग्रीमेंट्स विच कर्टेल, जो कट शॉर्ट कर देता है, कम कर देता है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो लिमिटेशन का पीरियड दिया रहता है, जैसे मनी डेट्स में बिजनेस के पैसे वगैरह रिकवर करना है तो 3 साल का लिमिटेशन होता है। सो अगर एग्रीमेंट है जो कि कर्टेल कर रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग अ लेसर पीरियड, शॉर्टर पीरियड देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, तो ये भी वॉइड रहेगा। तो आप यहाँ पे भी जो 3 साल वक्त मिलता है एज पर लॉ, उतना वक्त आपको मिलना चाहिए, तो उतने टाइम के अंदर आप कोर्ट जा सकेंगे। और तीसरा तीसरा एक ओपन प्रोविजन है, जो किसी भी प्रकार से अगर आप किसी के राइट्स को छीन रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो ये अप्लाई होता है। सो पहले 2 स्पेसिफिक है, जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रिमूव कर रहा है या फिर जो पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड को कम कर रहा है, तो ये 2 स्पेसिफिक है। और तीसरा जो एक जनरल पॉइंट है, जो ईटीसी बोल सकते हो आप, कि जिसमें बाकी सब चीज़ भी कवर हो जाएगी, जिसमें एक व्यक्ति के लीगल अधिकार छीने जा रहे हैं। सो वो दिया हुआ है एग्रीमेंट्स विच प्रोवाइड फॉर फॉरफीचर, फॉरफिट कर लेना, जब्त कर लेना, वेवर छोड़ देना, एक्सटिंग्विशमेंट खत्म कर देना, ऑफ लीगल राइट्स इटसेल्फ, लीगल राइट को ही खत्म कर दिया। इफ नो एक्शन इज कमेंस्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड स्टिपुलेटेड बाय द एग्रीमेंट, तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड रहेंगे। ऐसे एग्रीमेंट्स हुआ करते थे पहले, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, ये अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, 1996 में ये आया। जनरली आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे मेजर अमेंडमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरा बहुत पहले से कानून बना है, तो ये 2 पॉइंट तो पहले से थे इसमें, ये वाला पॉइंट बाद में लाया गया 1996 में। इस टाइम इंश्योरेंस कंपनीज ने एक प्रकार का फ्रॉड चालू कर दिया था। वो क्या करते थे, इंश्योरेंस क्लेम के लिए टाइम लिमिट देते थे कि आपको 3 साल का टाइम लिमिट है, आप रिकवर कर सकते हैं। अब जब हम एक्शन लेते थे उसके बाद हम जैसे क्लेम सबमिट करते हैं, तो उसके बाद वो रिजेक्ट कर देते थे, और रिजेक्ट करने के बाद फिर वो टाइम लिमिट को कट शॉर्ट कर देते थे। उसमें लिख देते थे कि अब आपको सिर्फ 30 दिन का टाइम है, अगर आप हमारे डिसीजन से सहमत नहीं है तो 30 दिन के अंदर एक्शन लें। अब वो इसमें कवर नहीं होता था, क्योंकि ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन कम नहीं किया गया, वो तो 3 साल ही था। क्लेम कर दिया 3 साल के अंदर, बट उसके बाद रिजेक्ट करते थे और उसका फिर टाइम लिमिट कम कर देते थे। और इसीलिए फिर कोर्ट ने इसके ऊपर बोला कि एक नया कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और ये अमेंडमेंट लाया गया जिसमें बोला गया किसी भी प्रकार से आप किसी का राइट अगर कम करते हैं, फॉरफिट करते हैं, या वेव कर देते हैं, या एक्सटिंग्विश कर देते हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेगा विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, तो ये भी वॉइड रहेगा। सो ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट हो गया, जिसमें बाकी जो भी पॉइंट्स इसमें कवर नहीं होते, लेकिन वो भी आपको एक न्याय पाने से रोक रहे हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स इसमें कवर हो जाएंगे जो आपका राइट छीन रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली इंश्योरेंस कंपनीज के कारण ये पॉइंट लाया गया था, तो 96 के अमेंडमेंट के द्वारा ये लाया गया था। अब ये हो गया आपका जनरल रूल कि आप किसी भी व्यक्ति को कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते, ये जनरल रूल हो गया। सो 3 प्रकार के एग्रीमेंट्स, पहला बोल दिया जो सीधा सीधा कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रिमूव कर दे रहा है, दूसरा जो कट शॉर्ट कर रहा है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और तीसरा जो किसी भी प्रकार से फॉरफिट, एक्सटिंग्विश या वेव कर रहा है किसी के लीगल राइट्स इटसेल्फ। तो ये तीनों एग्रीमेंट्स वॉइड हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन में कवर होता है। वैसे एक ही एक्सेप्शन है, 2 पॉइंट दिए हैं बट दोनों एक ही एक्सेप्शन है। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन करके एक एग्रीमेंट होता है कई बार, जिसमें हम एग्री करते हैं कि आप कोर्ट नहीं जाओगे, दोनों पार्टीज एग्री करती है, लेकिन इसमें एक दूसरे व्यक्ति के पास जाने का हम लोग एग्री करते हैं कि कोर्ट जाने के बदले हम दूसरे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाएंगे, जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिसीजन देता है दोनों पार्टीज को सुन के। वैसे ही है जैसा कोर्ट है, लेकिन कोर्ट के बदले आर्बिट्रेशन में जाते हैं अपन। आर्बिट्रेशन का भी एक कानून है अपने यहाँ पे, उसके हिसाब से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे मान लो आपका और आपके फ्रेंड का एक झगड़ा हो गया, अब आपके पास ऑप्शन है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट जाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं। आपको एक वकील अपॉइंट करना पड़ेगा, इसके बाद आपको कोर्ट की फीस रहती है, स्टैम्प ड्यूटीज़ होती है, स्टैम्प पेपर्स वगैरह खरीदोगे, इसके सबके बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है कोर्ट जाना। इसीलिए आप लोग सोचते हैं कि यार अपन कोर्ट जाने के बदले शशांक सर के पास जाते हैं, शशांक सर